नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के भूगोल में प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये नदियों का पार्ट 3 है, ठीक है। इसको हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे और ये एक ही वीडियो काफ़ी है प्रायद्वीप नदियों के लिए। पूरा वीडियो मैंने एक ही प्रायद्वीपीय नदियों के लिए ही बनाया है, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, हमने पिछले 2 वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा था, एक तो हिमालय की नदियों को हमने पढ़ा था, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक वीडियो में हमने इसको पढ़ा था और एक वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है। मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ, तो ये हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ दोनों क्या होती हैं ना। कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, ठीक है। जो नदी होती है वो छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। होता क्या है कि ये नदियाँ जो हैं ये गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं और इनका जो स्रोत है वो वर्षा का जल है। तो जब बारिश ही नहीं होगी तो ये कम पानी होगा तो वो छोटी छोटी धाराओं में ऐसे बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो सूख जाएगा। लेकिन अगर हिमालयी नदियों की बात करें, अच्छा इनमें भी कुछ अपवाद है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। कुछ नदियाँ नहीं सूखती हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालयी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? ये हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष, ठीक है, विहीन होती हैं, मतलब ये पूरे वर्ष चलती रहती हैं, ठीक है। इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। और हिमालय से निकलने नदियों का जल का स्रोत क्या है? तो एक तो जल का स्रोत ग्लेशियर है, दूसरा है वर्षा का जल। जो प्रायद्वीपीय नदी हैं उनका केवल वर्षा का जल ही स्रोत है, लेकिन जो हिमालय की नदियां हैं उनका ग्लेशियर भी जो है जल का स्रोत है। ग्लेशियर मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ग्लेशियर क्या होता है कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जब उनसे बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ पिघल करके पानी का रूप ले लेती है और वो पानी धीरे धीरे नदियों में आकर के बहता रहता है। एक तो नदियाँ उससे बहती रहती हैं और दूसरा ये कि जब बारिश के मौसम में बारिश होती है तो वर्षा का जल भी उनमें आता है और जिससे क्या होता है कि वो नदियाँ उफान पर आ जाती हैं, क्योंकि इनमें पहले से पर्याप्त मात्रा में जल होता है। वर्षा का जल और आने पर क्या होता है, ढलानों की तरफ से नदी में बढ़ता है और नदी जो है फिर वो बाढ़ का रूप ले लेती है। तो इसलिए जो है ये हिमालय की जो नदियाँ होती हैं ये वर्षविहीन होती हैं, पूरा वर्ष भर बहती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो केवल वर्षा के जल पर डिपेंड करती हैं। जब बारिश होगी तो वो बहेंगी, जब बारिश नहीं होगी तो वो छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएंगी या फिर जैसे जो है वो सूख जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। एक प्रायद्वीपीय जिसको पेनिनसुला बोलते हैं क्या होता है, एक बे जिसको खाड़ी बोला जाता है, वो चीज़ क्या होती है। देखिए, ये अब भारत का, दक्षिण भारत का नक्शा देख रहे होंगे, है ना। ये तो ये देखिए 3 भाग से, इधर से और इधर से, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप, ठीक है। और जो चारों ओर से घिरा हो वो महाद्वीप। 7 महाद्वीप हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। फिर खाड़ी किसे कहते हैं? समुद्र का वह भाग, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। समुद्र का वह भाग ये बिल्कुल प्रायद्वीप का उल्टा है कि जो ऐसे करके, ठीक है। समुद्र का वह भाग जो 3 ओर से भूभाग से घिरा हो, 1 2 3, ये 3 ओर से भूभाग से घिरा हो उसको बोला जाता है खाड़ी। उसको क्या बोला जाता है? खाड़ी बोला जाता है, ठीक है। समुद्र का वह भाग जो स्थल से काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है, स्थल से काफ़ी दूर तक अंदर तक प्रवेश कर गया ना, और 3 ओर से स्थल से घिरा रहता है। कितनी ओर से? 3 ओर से स्थल से घिरा रहता है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो ये खाड़ी है, ठीक है। ये क्या है? ये खाड़ी है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रायद्वीप और खाड़ी समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होता है ना। कि एक तो जो है ये प्रायद्वीप होता है और ये वाला जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ, और दूसरा क्या? हिमालयी नदियाँ। तो प्रायद्वीप जो है ये 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और जो खाड़ी होती है ये पानी का वो भाग, समुद्र का वो भाग जो 3 ओर से स्थल से घिरा रहता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया। जैसे हिमालयी नदियों को हमने 2 भागों में बांटा था, ठीक है, 3 भागों में अलग अलग बांटा था हमने, तो वैसे ही इसको 2 भागों में बांटा है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, ठीक है। और वहीं पर अगर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बात करें तो
दामोदर है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्र पाणी, ठीक है, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये सारी जो है कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। नदियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में क्लियर किया है। सबसे पहले तो देखिए दामोदर नदी के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए सबसे पहले हम दामोदर नदी के बारे में क्लियर करेंगे। तो मैं आपको जूम करके पहले दामोदर नदी का दिखाता हूँ कि ये रही दामोदर नदी, ठीक है, ये है दामोदर नदी। ये येलो लाइन ये ऐसे करके आई है, ये ऐसे करके आई है और ये हुगली नदी में मिल गई है। किस नदी में मिल गई है? हुगली नदी में मिल गई, ठीक है। और कहा गया कि इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड है। इसका उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। और इसका बहाव क्षेत्र की अगर बात करें तो झारखंड से तो निकलती ही है और झारखंड से निकलने के बाद में ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। पश्चिम बंगाल फिर बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में या करके हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। दामोदर नदी झारखंड से निकली है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल गई है, ये इसकी विशेषता है। याद रखिएगा कि हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है दामोदर नदी, ठीक है। ये जो है दामोदर नदी में जाकर के मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है, झारखंड, दो राज्यों से, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं। आगे ये जो देखिए ये नदी, ये स्वर्णरेखा नदी, ठीक। अब इसकी हम बात करेंगे। क्या है कि स्वर्णरेखा नदी, ये इसका जो उद्गम है वो रांची का पठार है, ये भी झारखंड में है। देखिए दामोदर नदी भी झारखंड में थी और आपकी जो है स्वर्णरेखा ये भी झारखंड में ही है। बहाव क्षेत्र इसका कहाँ है? इसका झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल और फिर बंगाल की खाड़ी में ये जा कर के गिर जाएगी, ठीक है। ये देखिए सीधी आती है, सीधी, ये किसी नदी में नहीं मिलती है। स्वर्णरेखा नदी जो है सीधे निकलती है, ये रांची के पठार से निकलती है झारखंड से और झारखंड के बाद में उड़ीसा में चली जाती है। उड़ीसा से फिर ये पश्चिम बंगाल में जाती है, वहाँ से बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। अगली नदी है वैतरणी। कौन सी नदी है? वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी को क्या कहते हैं? ठीक है, उद्गम इसका कौन सा है? तो इसका उद्गम, ये उद्गम लिख दिया है, सॉरी उद्गम है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, माफ़ी चाहेंगे। ये क्यांझाकोर पठार उड़ीसा से निकली है, ठीक है, क्यांझाकोर पठार उड़ीसा से निकली है और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो उड़ीसा और सीधे बंगाल की खाड़ी है। छोटी नदी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उड़ीसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के ये गिर जाती है। यहाँ पर इसका मुहाना है। ये बहाव क्षेत्र में जो आखिरी वर्ड है, जैसे इसमें बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, तो सारी नदियों का मुहाना क्या होगा? बंगाल की खाड़ी ही होगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और हमने मुहाना आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने वो पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप जा करके प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके वो देख लीजिए। वो आपके लिए पार्ट 1 और 2 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 और 2 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों समझने के बाद में ये आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी आगे कौन सी है? ब्राह्मणी नदी है। तो देखिए ब्राह्मणी नदी क्या है कि इसकी विशेषता क्या है कि ये 2 नदियों से आकर के मिली है, ठीक है। जो ब्राह्मणी नदी है ये 2 नदियों से मिल करके बनी हुई है, ऐसे करके ये 2 नदियाँ, ठीक है, 2 नदियाँ इसमें मिली हैं और फिर ये ब्राह्मणी नदी बनी है, ठीक। तो इसमें एक नदी है शंख, एक नदी क्या है? शंख है, दूसरी नदी क्या है? कोयल है, ठीक है। और ये उड़ीसा के राउरकेला में आकर के मिल जाती हैं, ये उड़ीसा के राउरकेला में आकर मिल जाती हैं और वहाँ से ब्राह्मणी नदी कहलाती है। आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। जो ब्राह्मणी नदी है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये पहले 2 नदियों में निकलती है ऐसे करके। पहले कहाँ निकलती है? 2 नदियों में निकलती है ऐसे करके, और एक नदी है इसकी शंख, ठीक है, और दूसरी है कोयला। तो ब्राह्मणी, शंख और कोयल, कोयला नहीं है कोयल है, ठीक है। ब्राह्मणी, शंख और कोयल 2 नदियों को ये राउरकेला में मिलाती है। यहाँ पे राउरकेला हो जाएगा इस हिसाब से फिर, और राउरकेले के पास मिलाने के बाद में यहाँ से सीधे निकलते हुए आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। याद रहेगा आपको, ब्राह्मणी, ब्राह्मण लोग शंख बजाते हैं और शंख की आवाज़ कोयल जैसी मीठी होती है। तो शंख, कोयल और ब्राह्मणी तीनों आपस में शब्द मिलते जुलते हैं, तो आप इस तरीके से ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। फिर आगे है महानदी। महानदी का उद्गम जो है सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से हुआ था।
जो महानदी है ये वाली, ये महानदी लिखा हुआ है, हो सकता है आपको चमकता ना हो, ये महानदी जो है ये, इसका उद्गम जो है सिंघावा पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ से सीधे उड़ीसा और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी की 2 नदियां सहायक नदी हैं, एक तेल नदी और दूसरी जोंक नदी। ठीक है, ये उड़ीसा के कटक शहर में, कंटक नहीं है, कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, उड़ीसा का कटक शहर है और कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में हमने ये सीरियल से पढ़ा कि ये वाली नदी, अब हम गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नदी है इसलिए मैंने इसको अलग से कवर किया है। ठीक है, इसका जो उद्गम है ये त्र्यंबकेश्वर में है। ठीक है, ये नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग फेमस, तो इसका जो बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना में आती है और उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी में आकर के ये समुंदर में समा जाती है। ठीक है, और अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह नदी जो है, इस नदी की लंबाई 14,065 किलोमीटर है। 14,065 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। उसकी लंबाई है 25 है ना। मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो गंगा नदी तंत्र में, पार्ट 2 में, देख लीजिएगा जा करके अगर नहीं देखा आपने। तो वो 525 किलोमीटर है और वो भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। देखिएगा क्या, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी गंगा है, दूसरी ये है, लेकिन दक्षिण भारत की पहली ये है। ठीक है, अच्छा, इसके नाम क्या है? इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। गा से गंगा, गा से गोदावरी, याद रखिएगा। बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, देखो वृद्ध और बूढ़ी एक ही चीज़ है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये दक्षिण भारत में पड़ती है इसलिए इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। ठीक है, नासिक शहर जो है गोदावरी के तट पर ही स्थित है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो नासिक शहर है, लिखा हुआ है नासिक शहर जो गोदावरी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब जरा इसका मैप देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये त्र्यंबकेश्वर से निकली है, ये त्र्यंबकेश्वर गलत लिख दिया गया है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकली है। ठीक है, उसके बाद में पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, ये नदियाँ मिली हुई हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो पेनगंगा है इसमें फिर वर्धा मिल गई है, उसमें फिर वेनगंगा मिल करके ये प्राणहिता नदी बन गई है। ठीक, तो पूरी ये मिल करके एक नदी ये बन गई है, ये पूरी नदी एक में मिल करके। ठीक है, और एक नदी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, पेनगंगा, वो पूर्णा नदी, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। ठीक, ये नदियां हैं और ये नदी का बहाव क्षेत्र इस डायरेक्शन में, नदी का बहाव क्षेत्र इस तरफ है। तो अगर इस तरफ को देखेंगे तो ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो मंजीरा नदी जो है राइट साइड से अकेली मिलने वाली नदी है। ठीक है, ये दायां भाग होता है और ये वाला बायां भाग, ये दायां और ये ऊपर वाला बायां होता है। ठीक है, तो बाईं तरफ से जो है सबरी, इंद्रावती और ये प्राणहिता और पूर्णा, ये नदियाँ आकर के मिलती हैं। एक बार मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। ठीक, त्र्यंबकेश्वर में जो है ये मंजीरा नदी आकर के मिली है यहीं पर। ठीक है, और प्राणहिता नदी इधर से आई है, पूर्णा नदी आई है, इंद्रावती आई है, सबरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो इस नदी में आकर के मिल गई हैं। ठीक, अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, तो एक बार इसका रिवाइज करा देता हूँ। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा कहते हैं। नासिक शहर जो है गोदावरी के तट पर स्थित है। मंजीरा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। ठीक है, देखिए कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकली है, ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है। ठीक है, और बहाव क्षेत्र इसका महाराष्ट्र से फिर कर्नाटक में जाएगा, ये कर्नाटक है। ठीक है, और उसके बाद में तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। इसकी विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
कृष्णा नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की। ठीक है, अगर पूरे भारत की बात करें तो ये तीसरी है, पूरे भारत में ये तीसरी है, और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये दूसरी है, दक्षिण भारत की दूसरी है। पहली कौन सी थी? पहली थी गोदावरी। पहली नदी गोदावरी थी दक्षिण भारत के, दूसरी कौन सी है? दूसरी है कृष्णा। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में ये तीसरे नंबर पर है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। ठीक है, इस नदी को महाराष्ट्र की क्या कहते हैं? जीवन धारा कहते हैं। ठीक, और हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है। ये कोयना नदी है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, ये मूसी नदी है। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। विजयवाड़ा के पास में जो है आंध्र प्रदेश में क्या है? ये नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये महाबलेश्वर से निकलती है, उसके बाद में भीमा और मूसी ये इसमें मिल जाती हैं। इसमें मूसी से नदी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मूसी पर ही हैदराबाद शहर बसा हुआ है। और अगर हम बात करें कोयना की, तो कोयना जो है महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है, इसलिए ये नदी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और घाट प्रभा और माल प्रभा ये दो नदियाँ भी सहायक हैं इसकी। उसके बाद में तुंग और भद्रा दो अलग अलग नदियाँ आकर के मिल करके तुंग भद्रा बनाती हैं, तो ये तो आपको याद रहेगा। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा और घाट प्रभा और माल प्रभा हैं। कोयना, भीमा और मूसी ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, या कि कृष्णा नदी की। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पेन्नार नदी। ठीक, अब ये पेन्नार नदी है यहाँ पर। ठीक है, पेन्नार नदी की बात कर लेते हैं। पेन्नार नदी, इसका जो उद्गम है कर्नाटक के पास कोलार के पास है। ठीक है, कर्नाटक के कोलार में ये हीरे की खान पाई जाती है, ये मशहूर है, आपने सुना होगा। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, फिर बंगाल की खाड़ी में, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में, ये ऐसे करके। ठीक है, कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। इसका बहाव क्षेत्र है वो कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी। कर्नाटक, तमिलनाडु और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है। विशेषता क्या है? यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। पूरे वर्ष इसमें क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। अब इसकी क्यों है ऐसा समझ लीजिए। देखिए, है क्या कि कावेरी नदी का सिस्टम क्या है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अभी हम इसके पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखिए, असल में जब मानसून जाता है, मैंने आपको मानसून वाला चैप्टर पढ़ाया, वो वीडियो पढ़ाया है, तो वो चैप्टर आप जाके देख लीजिए एक बार अगर आपने नहीं देखा है। तो जब मानसून जाता है इधर से तो बारिश करता है, ये वाला मानसून, सॉरी, जब ये वाला मानसून जाता है तो बारिश कराता है, और जब इधर वाला मानसून वापस आता है तो इस जगह पर बारिश कराता है। ठीक है, जाते, ये यहाँ पर पहाड़ियाँ, तो जाते समय भी वो वर्षा कराता है और आते समय भी वो वर्षा कराता है। तो इसको दोनों ही साइडों की वर्षा का जल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए होता क्या है, ये नदी वर्ष भर बहती रहती है, तो इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। कौन सी है? कावेरी नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि दक्षिण भारत की सदाबहार नदी कौन सी है, तो कावेरी नदी है। और ये जो है क्यों है ऐसा तो नहीं पूछेंगे, ये कहाँ से निकलती, तो कर्नाटक से निकलती है, और इसका बहाव क्षेत्र कर्नाटक से तमिलनाडु और तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी में है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अगला है वैगई नदी। ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु से फिर पाक की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और मदुरई शहर जो है, मदुरई शहर ये वैगई नदी के तट पर स्थित है। और ताम्रपाणी नदी ये तमिलनाडु के तट पर है। ठीक है, तमिलनाडु के तट पर है ये, और ये मन्नार की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से ऐसे श्रीलंका है, और इस यहाँ पर ऐसे करके, और इसके इस तरफ जो है पाक की खाड़ी है, और इस तरफ मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इस तरफ क्या है? मन्नार की खाड़ी है। याद रखिएगा, एक तरफ पाक की खाड़ी है और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी है। ठीक, तो ये नदी जो वैगई है, अगर आप ध्यान से देखें, इस चीज़ को, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। वैगई नदी जो है ये इस तरफ रह जाती है और ताम्रपर्णी इस तरफ आती है। तो दोनों में यही फ़र्क है कि जो वैगई नदी है, ठीक है,
वैगई नदी जो है ये पाक की खाड़ी में जाकर के गिरती है और ताम्रपर्णी जो है ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक बार पूछा भी गया है किसी एग्ज़ाम में। तो वैगई नदी जो है ये पाक की खाड़ी में गिरती है और ताम्रपर्णी नदी जो है ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। आगे बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है वो लूनी नदी है। ठीक है, ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर राजस्थान इसका बहाव क्षेत्र है। देखिए इसका बहाव उद्गम जो है अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान में है और इसका जो बहाव क्षेत्र है राजस्थान से गुजरात, तो गुजरात में कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। ये देख रहे हैं आप डायग्राम, मैंने इसको समुद्र में नहीं उतारा है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर आ करके कच्छ के रण में मैदानी भाग में आ करके ये वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। ठीक, ये समुद्र तक पहुँचती ही नहीं है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थली क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थली नदी भी कहते हैं। लूनी नदी का दूसरा नाम है मरुस्थली नदी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं साबरमती की। ठीक है, साबरमती नदी का नाम लेते ही महात्मा गांधी का याद आ गया होगा। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 है ना, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो साबरमती नदी की अगर हम बात करें तो ये उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में हुआ था। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में हुआ था। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान से गुजरात और गुजरात से खंभात की खाड़ी में हुआ था। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती के तट पर बसे हैं। ये 2 शहर जो है अहमदाबाद और गांधीनगर, ये साबरमती के तट पर बसे हैं। इसमें जो गांधीनगर है, गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साबरमती के तट पर कौन से शहर बसे हैं, तो अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हैं। ये कहाँ से निकलती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से निकलती है और ये राजस्थान से फिर गुजरात में आती है, वहाँ से खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसको क्षेत्र को खंभात की खाड़ी बोला जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी कहिए चाहें, और चाहें इसको जो है आप कहिए अरब सागर, दोनों बातों में सेंस एक ही निकलता है कि ये अरब सागर की नदियों की बात की जा रही है। ठीक है, अरब सागर में ही ये खंभात की खाड़ी जो मैंने सर्कल बनाया है, ये खंभात की खाड़ी है। आगे बात कर लेते हैं माही नदी। आगे कौन सी बात कर लेते हैं, माही नदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, 2 यहाँ पर पहाड़ियाँ, ये मैंने पर्वत श्रृंखला वाला चैप्टर पढ़ाया है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। देखिए जो वीडियोस पहले अपलोड हुए हैं वो आप, जैसे मान लीजिए आपको ये वीडियो आज देखने को मिल गया, तो वो वीडियो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के पड़े हुए हैं, तो वो वीडियो आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो उद्गम इसका कहाँ से, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकली है। इसका बहाव क्षेत्र क्या है, इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, खंभात की खाड़ी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है ऐसे करके, और उसके बाद में राजस्थान में जाती है। ऊपर देखी गई है राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में जाने के बाद वापस गुजरात में आती है, गुजरात में आने के बाद में फिर ये खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा कुछ ऐसे निकली है तो ये 2 बार काटती है। ठीक है, एक बार यहाँ पर इसने काटा है और दूसरा यहाँ पर काटा है। ठीक, ये 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और ये कहाँ से निकली है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, मध्य प्रदेश से। ये ऊपर वाली विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नीचे वाली रेड वाली ये कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक, फिर आगे बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से पश्चिमी ढाल मध्य प्रदेश से निकली। कहाँ से निकली, पश्चिमी ढाल मध्य प्रदेश से निकली। देखिए अगर पूर्वी ढाल से निकलती तो दूसरी साइड में चली जाती, ये पश्चिमी ढाल से निकली है। ठीक, इसका बहाव क्षेत्र क्या है, तो बहाव क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, खंभात की खाड़ी है। तो ये अपना 87% इसका भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है और 1.5% भाग इसका महाराष्ट्र में और 11.5% भाग इसका गुजरात में ये बहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में ही ये फ्लो करती है। ठीक,
मतलब ये आप याद रखिएगा कि अगर ये नदी 100 मील सफ़र तय करती है तो 100 मील में से 100 किलोमीटर में से 87 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में है और 1.5 किलोमीटर महाराष्ट्र में है और गुजरात में 11.5 किलोमीटर है। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या है? इसको मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं? जीवन धारा बोलते हैं। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अभी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा भ्रंश घाटी क्या होती है। ठीक है, यह ज्वार नदी मुख एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। ठीक है, ये विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में बहती है, ये वाली। ठीक, इसके मध्य में बहती है। और नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान से अमरकंटक से निकलती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सोन नदी के बारे में बताया था, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहीं से सोन नदी निकलती है, ठीक है, जो गंगा की सहायक नदी हो जाती है जा करके, और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये एक ही दिशा से दो नदियाँ निकलती हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, ये अमरकंटक से निकलती हैं। और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। देखिए, पुराने ज़माने में जितने भी शहर बसाए जाते थे वो सारे शहर कहीं ना कहीं नदियों के किनारे होते थे, क्योंकि पानी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादातर आप पुराने शहर जो देखेंगे वो किसी न किसी तट पर ही होते थे। जैसे गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, ये भी किसी नदी के तट पर है। लखनऊ है आपका, ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वो भी जो है आपका किसी नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। बिहार का पटना वो भी है। कलकत्ता, हुगली, वो भी किसी नदी के तट पर है। ठीक, अभी हमने इस स्लाइड में भी पढ़ा था, पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था, गांधीनगर। तो ऐसे जो है ये पुराने शहर जो नदियों के तट पर स्थित थे। तो इनसे भी टॉपिक में क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो मैं अलग से भी एक वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आपको साथ साथ में क्लियर करते चलना है। ठीक है, तो इस जो स्लाइड में है वो मेनली हमें क्या याद रखना है? हमें एक तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं नर्मदा नदी को। ठीक है, और ये नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य ये बहती है। ठीक, और नर्मदा और सोन दो नदियां ऐसी हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं और विपरीत दिशाओं में बहती हैं। और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर जो है वो भी नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बात कर लेते हैं डेल्टा की। देखिए, ऐसे नदी आई और ऐसे बह गई, तो यहाँ पर उसने एक डेल्टा बना दिया ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके डेल्टा बन गया। ठीक, ये ऐसे करके डेल्टा बन गया, ये ट्रायंगुलर पार्ट। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये वाला त्रिभुजाकार पार्ट है ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ जाके देख लीजिएगा। एस्चुरी की बात कर लेते हैं। एस्चुरी से क्या होता है कि जैसे नदी ये गई और ये समुद्र में ऐसे जाके फैल गई। ठीक है, ऐसे जाके समुद्र में फैल गई, यहाँ पर इसने गहरा गड्ढा बना दिया और इसने डेल्टा का निर्माण नहीं किया, तो ये सीधे ही समुद्र में फैल गई, तो उसको कहा जाता है एस्चुरी। ठीक, फिर अगर हम भ्रंश घाटी की बात करें, रिफ्ट वैली जिसको बुलाया था, तो भ्रंश घाटी का मतलब हमें लीजिए कि जैसे ये 2 पहाड़ हैं, ये पहाड़ पहले एक में थे, अब ये दोनों पहाड़ अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। ठीक, दोनों पहाड़ अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। ठीक, तो ये बीच का जो है रास्ता, ये वाला, ठीक है, इसको ही कहा जाता है भ्रंश घाटी। क्या जाता है? भ्रंश घाटी। इसी से होकर जो नदी बहती, कहा जाता है कि ये नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो कोई नदी या तो डेल्टा का निर्माण करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक, तो एस्चुरी का निर्माण करने पे क्या होता है, ये समुद्र में गहरा गड्ढा सा बना देती हैं और वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आगे बात कर लेते हैं ताप्ती नदी की। ठीक है, अरब सागर से निकलने वाली नदियों में अब बात करेंगे हम ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी, इसका जो उद्गम है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से है। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से इसका जो बहाव क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, ठीक, महाराष्ट्र, गुजरात, खंभात की खाड़ी, इन जिलों से होकर बहता है। विशेषता क्या है? यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ज्वार नदीमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदीमुख वही मैंने अभी आपको बताया था, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सूरत शहर जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। सूरत शहर जो है ये कहाँ स्थित है? ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है और ये जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पहले ये मध्य प्रदेश से चलती है, मध्य प्रदेश चलने के बाद में फिर ये महाराष्ट्र में जाती है और उसके बाद में गुजरात, खंभात की खाड़ी में चली जाती है। याद रखिएगा ताप्ती नदी के बारे में, इस सूरत का शहर जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं मांडवी नदी की। तो कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से पश्चिमी घाट से निकली है। ठीक है, मांडवी नदी ये वाली ब्लैक वाली,
और ये कर्नाटक, फिर गोवा और उसके बाद में अरब सागर में आकर के मिल जाती है। गोवा की राजधानी पांडवी जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बताया था अभी आपको कि बहुत सारे शहर जो है पहले वो नदियों के तट पर स्थित होते थे, तो गोवा की राजधानी पणजी ये भी जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जुआरी नदी की। ठीक है, तो जुआरी मतलब गोवा अरब सागर में। ठीक है, जुआरी नदी जो है गोवा अरब सागर में है। तो आगे बात कर लेते हैं कि जो शरावती नदी है, गंगावेली नदियाँ हैं, ये दोनों ही जो है कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। याद रखिएगा, शरावती नदी और गंगावेली नदी। उसके बाद पेरियार नदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितनी भी पेरियार वाली चीज़ें हैं, पेरियार नदी है, पेरियार बांध है, वो सब केरल से निकलती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। उसके बाद भरतपुजा नदी की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु से निकलती है। ये वाला हिस्सा नीचे तमिलनाडु का है। ठीक है, और फिर ये केरल में और केरल से फिर अरब सागर में आकर के गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा नदियों का पार्ट पूरा हो गया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से बहुत अच्छे नोट्स के साथ आपको पढ़ाता रहूँगा। अगर आपने बाकी वीडियोज़ हमारे नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके बाकी इसके वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।